स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है जीवों में जनन में आज हम लोग पढ़ेंगे युग्मक के प्रकार। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए युग्मक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है सम युग्मक होता है और दूसरा जो नाम है विषम युग्मक होता है। तो युग्मक के कितने प्रकार के हो गए? तो युग्मक जो है दो प्रकार। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सम युग्मक क्या होता है और उसके बाद से पढ़ेंगे विषम युग्मक क्या होता है। तो अब यहाँ सम युग्मक की परिभाषा को ध्यान से देखेंगे तो परिभाषा देखने के बाद ही आपको तुरंत क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सम माने क्या होता है, समान। जब नर तथा मादा युग्मक आकार की रूप से मतलब आकार के रूप से पूर्णतः क्या हो, समान होते हैं, उन्हें सम युग्मक कहते हैं। इनमें नर युग्मक तथा मादक युग्मक के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। इसका मतलब जो होता है नर और मादा युग्मक जो होंगे क्या होंगे, समान होते हैं। इसे सम युग्मक कहा जाता है। तो सम युग्मक समझ में आ गया होगा कि जब नर तथा मादा युग्मक आकारिकी रूप मतलब आकार के रूप से पूर्णतः क्या हो, समान होते हैं, उन्हें सम युग्मक कहते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे क्या है, तो याद जैसे जो है शैवाल है, शैवाल जो होते हैं वह सम युग्मक में आते हैं। तो परिभाषा को अपने कॉपी में आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसे 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विषम युग्मक क्या है, विषम युग्मक की परिभाषा क्या है। तो विषम मतलब अलग अलग, असमान रहेंगे। इसके सम युग्मक मतलब यह हो गया कि नर और मादा युग्मक जो होंगे क्या होंगे, पूर्णतः समान होते हैं। और विषम युग्मक मतलब नर और मादा के जो युग्मक होंगे वह समान नहीं होते हैं, याद रखिए असमान होते हैं। तो यहाँ परिभाषा यहाँ पे विषम युग्मक का लिख लीजिए कि परिभाषा होगा जब नर तथा मादा युग्मक असमान होते हैं, मतलब नर और मादा जो युग्मक होंगे वो अलग अलग होंगे, असमान होते हैं, उन्हें विषम युग्मक कहते हैं। और सम युग्मक में क्या है, जब नर तथा मादा युग्मक क्या हो, समान होते हैं, उसे सम युग्मक कहते हैं। तो परिभाषा कितना आसान है। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे नर युग्मक आकार में छोटा तथा मादा युग्मक आकार में क्या होता है, बड़ा होते हैं। तो विषम युग्मक में जो नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, तो जिसमें नर युग्मक जो होते हैं उनका आकार छोटा होता है और मादा युग्मक के जो होते हैं आकार वह क्या होता है, बड़ा होता है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, विषम का मतलब हो गया अलग अलग, मतलब नर अलग और मादा जो युग्मक क्या रहेंगे अलग अलग, समान इसमें नहीं होते हैं। तो अब यहाँ लिख देंगे नर युग्मक को शुक्राणु, जो नर युग्मक को जो क्या कहेंगे, शुक्राणु कहते हैं, और तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो परिभाषा को इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब परिभाषा, अब अगला जो है भ्रुदभव क्या होता है। तो अब इसका जो परिभाषा बहुत ही आसान है, बस 2 लाइन का परिभाषा है, इसको एक बार 2 बार पढ़ लेंगे आप लोग को परिभाषा जो है याद हो जाएगा। तो याद रखिए परिभाषा क्या है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया को भ्रुदभव कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। युग्मनज कैसे बनता है, जब नर और मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के बाद से क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद से क्या बनता है, तो शिशु का जो है निर्माण होता है। तो समझ में आ गया होगा कि भ्रुदभव क्या है। तो युग्मनज से भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, भ्रुदभव
कहा जाता है। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे बनाया गया है युग्मनज। युग्मनज का मतलब यह हो गया कि इसमें नर और मादा के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के निर्माण के द्वारा किसका, शिशु का क्या होती हैं, उत्पत्ति होती हैं। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अनिषेक जनन क्या है। यह जो क्वेश्चन है कई साल के पेपर में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कई साल के पेपर में आ चुका है। तो अनिषेक जनन क्या है, तो अनिषेक जनन का अर्थ यह है कि यह नर और मादा के न मिलने से, ध्यान दीजिएगा, नर और मादा जो है मिलेंगे नहीं, फिर भी यह जनन की क्रिया हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाता है, इसी को अनिषेक जनन कहते हैं। मतलब यह निषेचन की क्रिया नहीं होगा और फिर भी क्या है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये अनिषेचक जनन का मतलब यह हुआ कि बिना जो है निषेचन की क्रिया के द्वारा ही किसका निर्माण हो जाना, भ्रूण का निर्माण हो जाना, इस घटना को ही अनिषेक जनन कहते हैं। तो अब ऐसा घटना किसमें होता है, तो मधुमक्खियों में जो है ऐसा घटना होता है, जो बिना नर और मादा के मिलन से ही किसका निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण होता है, और जिसके द्वारा एक जनन क्रिया उत्पन्न होती हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। तो देखिए, बिना निषेचन मतलब बिना नर और मादा के मिलन के ही बिना क्या हो जाएगा, भ्रूण का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 ईस्वी में एफिडस में खोजा था। तो इसे याद रख लीजिए कि अनिषेक जनन का खोज किसने किए थे, तो चार्ल्स बोनेट ने खोज किए थे। अब इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा मधुमक्खियों में अनिषेक जनन होता है। तो मधुमक्खियों के अंदर जो है जनन जो क्रिया होता है वह क्या होता है, नर और मादा के बिना ही क्या हो जाता है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाता है। इसी को कहेंगे अनिषेक जनन कहा जाता है। तो इस परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह परिभाषा कई साल के पेपर में आ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन की परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा भी बहुत ही क्या है, आसान है। तो अब अनिषेक फलन क्या होता है, तो अनिषेक जनन जैसे परिभाषा अभी आप लोग समझे हैं, तो ऐसे ही परिभाषा ये भी है, अंडाशय से बिना निषेचन का फल का निर्माण की प्रक्रिया अनिषेचक फलन कहते हैं। मतलब अंडाशय से बिना, मतलब अंडाशय के बिना जो निषेचन की जो क्रिया द्वारा जो फल का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक फल कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग किसने दिए थे, तो इस शब्द का प्रयोग जो है नील नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो इसकी परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंडाशय से बिना मतलब उसमें अंडाशय नहीं होगा, फिर भी जो है निषेचन की क्रिया का जो निर्माण होता है उसके द्वारा जो फल बनता है, उस फल को ही अनिषेक फल कहते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग किसने किए थे, तो इस शब्द का प्रयोग जो है नील नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, प्रयोग किए थे अनिषेक फलन के बारे में। तो यह परिभाषा कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी आप लोग ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में लैंगिकता क्या है।
तो याद रखिए पादपों मतलब पौधों में लैंगिकता क्या होता है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, पादपों में लैंगिकता निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है, दूसरा जो है द्विलिंगी पुष्प होता है, तीसरा जो है एक लिंगाश्रयी पादप होता है, चौथा जो है द्विलिंगाश्रयी पादप होता है और पांचवा जो होता है सर्वालिंगी पादप होता है। तो यह जो है पादपों में जो लैंगिकता क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो यह आपके टोटल जो है 5 प्रकार के होते हैं। पांचों को क्रमशः आपको बताया जाएगा। तो आप लोग एक एक परिभाषा को अच्छे से समझिए। जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ पे तुरंत आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको परिभाषा अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ परिभाषा हमको अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कॉपी बना लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। तो कल जो है हम लोग पढ़ेंगे कि एक लिंगी पुष्प क्या है, द्विलिंगी पुष्प क्या है, एक लिंगाश्रयी पादप, द्विलिंगाश्रयी पादप और सर्वलिंगी पादप क्या होते हैं। तो वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। तो आप लोग प्रतिदिन जो है 8 बजे मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो कल 8 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।